नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हमारे साथ स्क्रीन पर इस वक्त हेमंत अत्री जी मौजूद हैं और आज की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों हो जाती है? भाई जहां देखिए वहीं पर केस पे केस। मोस्ट वांटेड राहुल गांधी कल सुल्तानपुर में थे, वहां पर पेश हुए, 20 मिनट तक कोर्ट के अंदर रहे और आज की तारीख में आरएसएस मानहानि मामला भिवंडी कोर्ट महाराष्ट्र की वहां पहुंचते हैं। लेकिन राहुल गांधी कोर्ट पहुंचते हैं, उस बीच में उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं और उसी दरमियान राहुल एक ऐसा संदेश देते हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि देश के नेता प्रतिपक्ष ना रुक रहे हैं, ना डर रहे हैं, ना झुक रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे राहुल ने ठान लिया हो कि ठीक है। राहुल ने कहा था ना, एक वीडियो जारी करी थी हालिया दिनों में कि प्रिविलेज मोशन लाओगे, ले आओ, एफआईआर करोगे, कर दो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं आवाज उठाता रहूंगा। तो जिस वक्त राहुल को काले झंडे दिखाए जा रहे थे, उस वक्त राहुल क्या कर रहे थे? राहुल के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट आता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरेंडर की कहानी मात्र 4 लाइनों में, 4 पैराग्राफ्स में, और छोटे छोटे पैराग्राफ, 3 3 4 4 शब्द के, उनमें बयां कर देते हैं राहुल गांधी। मैं आपको कुछ चीजें सबसे पहले दिखाना चाहता हूं, उसके बाद सीधे हम उनकी तरफ चलेंगे। ले आइए जरा, ले आइए स्क्रीन पे एक एक करके खबरें। भिवंडी कोर्ट में पहुंचे राहुल गांधी, पेश करने पड़े नए जमानतदार। क्या है आरएसएस मानहानि केस? बताएंगे अभी अत्री जी, अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगली खबर लेके आएगी। राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी, जमानत औपचारिकताएं हुई पूरी, बीजेपी ने दिखाए काले झंडे। अब जरा वो विजुअल दिखाइए जब मुंबई एयरपोर्ट पे आज की तारीख में राहुल गांधी पहुंचते हैं सुबह सुबह। ले आइए वो विजुअल। ये आपको राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, वहां से बाहर निकलते हैं। समर्थकों का तांता राहुल जहां भी जाते हैं वहां पर रहता है, और सिर्फ कांग्रेस के सपोर्टर्स नहीं रहते हैं। आज की तारीख में वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो वो मतदाता भी रहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को चुनने के लिए कम से कम वोट नहीं देते हैं। ऐसे भी कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं, गाए बेगाए। और ये बात मैं बहुत सरतिया तौर पर आज की तारीख में कह सकता हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगली तस्वीर लेकिन जरा लेकर के आइए। काले झंडे दिखाए गए आज राहुल गांधी को, इसलिए दिखाया गया, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये विजुअल है। राहुल गांधी एक टोल नाके को क्रॉस कर रहे हैं और देखिए ये तस्वीर। और निश्चित तौर पर लोकतंत्र में कोई बहुत बुरी तस्वीर नहीं है। मैं नहीं कहूंगा ये बुरी तस्वीर है, बिल्कुल नहीं। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कल जो एआई सबमिट नहीं हुआ उसको कांग्रेस को कहीं से भी डिफेंड करने की जरूरत है, और कांग्रेस खुद को कर देगी। लेकिन जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, उस वक्त राहुल क्या कर रहे थे? ट्वीट लेकर के आइए राहुल गांधी का, दिखाइए जरा ट्वीट। मैंने कहा था ना, सिर्फ 4 पैरा। द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, हिज बिट्रेयल नाउ स्टैंड एक्सपोज्ड, ही कांट रीनेगोशिएट, ही विल सरेंडर अगेन। हटा दीजिए। हेमंत जी, पहली बात, भाई केस पे केस हैं। कल सुल्तानपुर, आज भिवंडी, उसके बाद एक और केस के लिए मुद्दा मुहैया करा देना। ये राहुल को हुआ क्या है? क्यों कर रहे हैं राहुल ऐसा? डर नहीं लगता? स्वप्निल भाई, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, डर के आगे जीत है। और डर किसके हम्म, अंदर है, ये सारे देश में दिख रहा है। कोर्ट द्वार में देखा, मोदी जी की कंस्टिट्यूंसी में देखा, वाराणसी के अंदर, कल भारत मंडपम में दिखा, आज जब ये झंडे दिखा रहे हैं, तो वो डर डर के कारण ही है, वो सारे का सारा। तो डर के हम्म, आगे ही जीत है। और आप केवल एक चीज की कल्पना कीजिए, ये राहुल गांधी है, लीडर ऑफ जिनके पास साधनों की दिक्कत नहीं है। ठीक, कैबिनेट हम्म, मंत्री का स्टेटस है। 2 दिन में 2 केस, 1500 किलोमीटर का गैप। अगर मेरे हम्म, रूप आपके ऊपर ये केस हो तो हमारी क्या गत बने। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राहुल गांधी के ऊपर कुल मिलाकर इस दिन में 32 केस, जो उन्होंने खुद हम्म, बताए हैं, 32 केस हम्म, देश की तमाम अदालतों में ये संघी भाइयों ने अलग अलग जगह पे लगा रखे। ठीक। हम्म। तो ये उस उनमें कल भी 30 उनको, की बढ़ोतरी हो गई है। हाँ, उसमें से उन्होंने यही बताया कि मेरे लिए ये सारे के सारे मेडल्स हैं जो मैं अपनी चेस्ट पे लगा के चलता हूं, कि ये जी। केसेस। देखिए, अल्टीमेटली हिंदुस्तान की अदालतों में आप देखेंगे तो जो पूरा प्रोसेस है वो अपने आप में एक पनिशमेंट है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। ये जिस सही केस में बात। आज पेशी के लिए गए थे, ये 2014 का केस है।
आज 12 साल हो गए और अभी तक हालत ये है कि जमानती की डेथ हो गई तो दूसरे जमानती की औपचारिकता के लिए इनको आना पड़ा ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली टू मुंबई। तो एक ये देश की लीगल प्रोसेसेस हैं जो भी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सैकड़ों बार ये कहा है कि जो एमपी एमएलए कोर्ट है वो 1 साल के अंदर उनके सारे केसेस का निपटारा करे। सुप्रीम कोर्ट हम्म, तमाम बार कह चुका है, हाई कोर्ट भी कह चुका है। सवाल क्या है स्वप्निल भाई, कि क्या राहुल गांधी इन सब से डरने वाले हैं? हम्म, आज वो कोर्ट में इसलिए पेश हुए कि जो उनके पुराने जमानती थे, पूर्व गृह शिवराज। मंत्री शिवराज पाटिल साहब, उनकी डेथ हो गई थी। तो आज भिवंडी की अदालत में उनको नया जमानती पेश करना था और क्रॉस एग्जामिनेशन होनी थी आईओ की, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की। जो भी कहा क्या था उन्होंने कथित तौर पर, एक चुनावी रैली में उन्होंने ये कहा था कि जो गांधी जी की हत्या की गई थी वो कथित तौर पे आरएसएस ने की थी, आरएसएस के पीछे, उस हत्या के पीछे इसी दक्षिणपंथी संगठन आरएसएस का हाथ था। ये कोट अनकोट उन्होंने कहा था। जिसके बाद किसी की जो है, भिवंडी का एक स्थानीय आरएसएस पदाधिकारी था राजेश कुटे कुंटे, उसने राहुल गांधी के खिलाफ ये मानहानि का मुकदमा दायर किया था और सुप्रीम कोर्ट तक में ये केस जा चुका है। सितंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खारिज कर दिया था हस्तक्षेप करने से, और उसके बाद ये यहीं पर चल रहा है अतिरिक्त जिला अदालत में। ठीक, तो ये मानहानि का वैसा ही केस है जैसे एक मानहानि केस में राहुल गांधी की एक बार सदस्यता जा भी चुकी। गुजरात जी। के कोर्ट ने वो बड़ा यशस्वी फैसला दिया था और उसके बाद हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया और फिर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत मजबूत दलीलें पेश करनी पड़ेंगी, और दलीलें पेश होने के बाद उनका कन्विक्शन स्टे हुआ और इस तरीके से उनकी सांसद की सदस्यता बहाल हुई। अगर कन्विक्शन स्टे नहीं होता तो वो बहाल नहीं होती। कुल मिलाकर हम्म, पूरे देश में 32 केस ऐसे हैं उनके खिलाफ। अब हम्म, आपने कहा कि ये शुक्र है कि आज एक ये गंभीर मामले में चूंकि कोर्ट जा रहे थे और माहौल कुछ और होता है, तो हम्म, वरना राहुल गांधी जो काले झंडे वाले हैं ना, इनका बहुत अच्छा इलाज जानते हैं, बहुत बार किया है उन्होंने। बिहार में देखा था आपने, अपनी कंस्टिट्यूंसीज में हर बार जाते हैं तो जहां पे भी उनको काले झंडे वाले मिलते हैं वो गाड़ी रुकवा लेते हैं, चाहे वो हो चाहे प्रियंका हो। और फिर जब हम्म, उनको बुलाते हैं अपने पास तो वो सारे भाग खड़े होते हैं। याद होगा आपको, ऐसा 20 वीडियो मिल जाएंगे आपको कि आप काले जी। झंडे मुझे दिखाने आए, मैंने गाड़ी रोकी, क्या हो स्वप्निल भाई चाय पीते हैं? तो फिर किस मुंह से आप चाय पियोगे मेरे साथ? भागना ही पड़ेगा वहां से। तो ये उन्होंने एक टेक्निक अपनी डेवलप कर रखी है। लेकिन हाँ, इस सारे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि अपना कल पेश हुए सुल्तानपुर में, आज यहाँ आए तो उनके चेहरे पर कोई किस तरह की कोई शिकन नहीं है, कुछ नहीं, पूरी गंभीरता है। और रास्ते में जैसा आपने कहा, कोर्ट में पेश होने से पहले उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पे अपना काम किया। वो क्या हम्म। किया? वो ट्वीट किया और उसमें वो क्या कहते हैं, पीएम देखा, एक बार कंप्रोमाइज, ट्वीट करते हैं। हाँ। पीएम कंप्रोमाइज हो चुके हैं, समझौता कर चुके हैं, हम्म, उनका विश्वासघात अब उजागर हो गया है। हम्म, यह वह दोबारा बातचीत नहीं कर सकता, बातचीत का बल्कि इसमें सही शब्द है, वो दोबारा मोल हम्म, भाव नहीं करता। नेगोशिएट का मतलब होता है दोबारा हम्म, सौदेबाजी नहीं कर सकते। वह फिर से समर्पण कर देंगे, सरेंडर, आत्मसमर्पण फिर से कर देंगे। किसके सामने कर देंगे? अमेरिका के सामने। तो हम्म, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि व्यक्तिगत कष्ट के मामले में भी, कि हालांकि एक तरफ कोर्ट में पेशियां चल रही है, उस समय भी हम्म, विपक्ष का नेता अपना काम कर रहा है। ठीक, जो हम्म, उसका काम उसको दिया है संविधान ने, कि सरकार की जो भी नुक्ताचीनी है, जो भी नीतियों की प्रॉब्लम है, उन सारियों को वो सामने लाए। तो उन्होंने बाकायदा उस ट्वीट को उसको किया, अपना काम किया, और कहीं कोई लफाजी, कहीं कुछ नहीं, अपनी गंभीरता के साथ जो कुछ भी बताया उनके वकीलों ने बताया। वो क्या बताया मुझे पता है, आपको दिखा देंगे, एक बार दिखा दीजिएगा दर्शकों को। ले आइए जरा, ले आइए, राहुल गांधी के वकील को सुनाइए। Yeah, today the matter is for hearing. Today it is for cross-examination of Mr. Ashok Saikar, who was the inquiry officer in respect of the private complaint. But the more important thing is that in the year 2014, we had furnished surety on respected Shri Shivraj Patil Chakurkar sir, who recently expired, and therefore on account of it, we are to file a fresh surety. So today we are, Rahulji is appearing before the Honorable Vivendi Court for furnishing fresh surety, and we are going to furnish surety, and thereafter he is going to leave. And we have full faith in the judicial system of this India. हम्म। वकील साहब कह रहे हैं, हेमंत जी, वी हैव फुल फेथ। हालांकि ठीक है, अच्छी बात है, वकील हैं, कहेंगे। मैं एक अलग सवाल यहां पे रखना चाहता हूं, और इस काले झंडे वाले पे ही उस तरफ हम चलेंगे, आरएसएस मानहानि केस में हम चलेंगे। काले झंडे जगह जगह राहुल को इसलिए दिखाए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि भाई चूंकि एआई समिट में यूथ कांग्रेस गई, कल संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें ये यहां तक कह दिया कि भाई राहुल गांधी के घर पे बैठ करके योजना बनाई गई इसकी।
मतलब ऐसा लगा जैसे संबित पात्रा जो है दीवार के बाहर खड़े थे और उन्होंने कान लगा के सुना कि राहुल गांधी कह रहा हूं यूथ कांग्रेस से। अब कांग्रेस एक अलग तरीके का अग्रेशन इस मामले पे दिखा रही है। आज मेरी कांग्रेस के कई नेताओं से बात हुई तो सबने कहा ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी जब इस निर्लजता पे, इस बेशर्मी पे उतर आई है, तो फिर हमारा स्टैंड क्लियर है, हम यूथ कांग्रेस के साथ खड़े हैं। मुझे कुछ चीजें याद आती हैं। मुझे याद आता है ब्रिक्स समिट, इस देश में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे। मुझे याद आता है कॉमनवेल्थ गेम, सुरेश कालमाड़ी को हालांकि बाद में क्लीन चिट मिली। सुरेश कालमाड़ी उस समय उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। शीला दीक्षित को क्रिटिसाइज किया गया, उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुआ। कॉमनवेल्थ गेम के गेट पे जाके प्रोटेस्ट कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। और अलग अलग मुद्दे थे, भ्रष्टाचार तो अलग मुद्दा था, बीफ चूंकि सर्व किया जा रहा था उन खिलाड़ियों को, उनकी जरूरत थी, तो इस वजह से भी एक प्रोटेस्ट हुआ था। वो तमाम खबरें उस समय की छपी हुई। मुझे 2014 भी याद आता है हेमंत जी, और वो खबर ये बताती है कि कैसे एक फंक्शनल डेमोक्रेसी काम करती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की पहली विजिट पे जाते हैं एज अ पीएम, तो वहां पर जो एंटी मोदी लॉबी थी उनको टाइम दिया जाता है और प्रोटेस्ट करने की जगह अमेरिकी सरकार मुहैया कराती है। वो एक आईना है। तो क्या आज की तारीख में या कल की तारीख में जो एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने किया, क्या वो उनकी मजबूरी नहीं थी कि भाई आप आवाजें हर जगह बंद कर रहे हो, टीवी डिबेट्स में आप विपक्ष के प्रवक्ताओं की आवाज बंद कर दे रहे हो, जंतर मंतर पे आप प्रोटेस्ट करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहां जाए विपक्ष, कहां जाकर के प्रोटेस्ट करे? अपनी आवाज तो सुनाएगा ना। तो यूथ कांग्रेस ने क्या गलती करी? इस इस देश में सवाल पूछना अपराध है, इससे बड़ी गलती क्या होगी? मोदी के बारे में एक भी नारा लगाना ईश निंदा है, इससे बड़ी गलती आप क्या करेंगे? क्या एक ईस निंदा? अंतरराष्ट्रीय ईश निंदा, और क्या, इससे ईश निंदा से नीचे नहीं कुछ भी है। जो हाँ, अपने आप देखा मुस्लिम कंट्रीज के अंदर जो उनकी वो है, उसमें ईश निंदा के ऊपर सीधा फांसी की सजा है, ये ध्यान हाँ, रखिएगा। तो यहाँ हाँ, पर मोदी जी तो खुद अपने आप को ही बता चुके हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी, उनके इकोसिस्टम, इस सरकार और भक्तों के लिए तो मोदी जी भगवान ही है। उनके खिलाफ आप अपने टी शर्ट के ऊपर प्रदर्शन करेंगे फोटो लगा करके, तो ईश निंदा नहीं तो और क्या है? तो आज उन हम्म, एक्यूज को भेजा वहां, 5 दिन का पुलिस रिमांड दे दिया। क्या कर दिया था हम्म, उन्होंने? 5 दिन हम्म, का पुलिस रिमांड। और जिसने राहुल गांधी को परसों सरेआम गोली मारने का जो वीडियो जारी किया था, उसका भी पता कर लीजिएगा जरा, उसका क्या है। तो इस देश के अंदर कायदे कानून को समझिए आप। यहाँ पर हम्म। चेहरा देख के तिलक किया जाता है। स्वप्निल ईवीएम को श्रीवास्तव, स्वप्निल श्रीवास्तव जी कहां से आते हैं, किधर विचारधारा के हैं, उनके लिए अलग सेट ऑफ रूल्स है। मैं कहां से आता हूं, मेरे लिए अलग सेट ऑफ रूल्स है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। पूरे देश के अंदर ये माहौल बना दिया गया है कि राहुल गांधी पहले पहले क्या किया, माहौल को देखिए कैसे बना रहे हैं। जैसे हाउस खत्म हुआ उसके बाद क्या कहा, कोई मतलब नहीं, कोई रेफरेंस नहीं। किरण हम्म, रिजिजू साहब आते हैं, एक स्पेशल बाइट देते हैं कि राहुल गांधी से देश की सुरक्षा को खतरा है। ठीक, हम्म, अगर राहुल गांधी से देश की सुरक्षा का खतरा है तो आपने उनको विपक्ष का नेता कैसे रखे हुए हैं? और ठीक बात है। मुकदमा दर्ज करने में तो आप 2 मिनट भी नहीं लगाते। और राहुल हम्म, गांधी को मुकदमा दर्ज कराने में कोई आपत्ति नहीं है, तो कराइए। पर जो स्पीकर हमारे हैं वो कुर्सी पे, आसन पे बैठ के ये कहते हैं कि अगर हम्म, प्रधानमंत्री उस दिन आ जाते तो कांग्रेस के कुछ सदस्य अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। बिल्कुल, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं स्पीकर साहब की। राहुल हम्म, गांधी ने उनको क्या चुनौती दी कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस मामले में एफआईआर कराइए और हम सबको अरेस्ट करके अंदर दीजिए। करा दी हम्म, एफआईआर, अरेस्ट कर दिया। ये केवल स्वप्निल भाई उनको डराते हैं जो इनसे डर जाते हैं। हम्म, राहुल गांधी डरने वाला आदमी है ही नहीं। करते रहो तुम जो कुछ करना है। अगला तो सरेआम ये कहता है कि मेरे जो नाना थे वो 12 साल जेल में रहे थे। ठीक, परनाना नेहरू जी। तो बोला मुझे जी, विपक्ष का नेता बनना है तो मुझे भी तो कुछ दिन के लिए जेल में रहना चाहिए। जो आदमी सरेआम ये कहता है उसका क्या ही कर लोगे आप बताओ। भाई इस सरकार ने 12.25 साल में एक ही चीज को तो इंस्टीट्यूशनलाइज किया है पूरे देश के अंदर, और उसका नाम है डर। हम्म, जब डर से आगे निकल जाओगे आप, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। इस देश के हम्म, अंदर सबसे बड़ा डर किस बात का है? कि पकड़ के जेल में डाल देंगे। और जेल से आप डर नहीं रहे तो फिर आपको आपसे डरेंगे जेल में डालने की सोचने वाले। आपका तो भय निकल चुका ना, तो वो आपको कभी हम्म, नहीं डालेंगे। जेल का डर किसको है? जो डरता है। जिसका डर निकल गया है उससे फिर डालने वाला डरता है। इस चीज को हम्म, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो राहुल गांधी उस स्टेज से आगे चले गए हैं, इसीलिए पूरा का पूरा सत्ता तंत्र उनसे डरता है। वो एक हम्म, शब्द बोले तो 5 कूद के आते हैं। अगर इतने सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी इतने राष्ट्रवादियों की पार्टी है, तो वो जरा एक बार ट्रंप वाले मामले में कुछ बोल दें एक बार के ट्रैप डील में क्या हुआ है। हम्म, चाइना, चाइना देखिए कमाल देखिए, चाइना रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है 7 से 12%।
चाइना ईरान से भी तेल खरीद रहा है, और नए आदेश के मुताबिक उसके ऊपर भी 10% टैरिफ, और भारत के ऊपर भी 10% टैरिफ है। तो फिर हम महंगा तेल क्यों खरीदे भाई साहब, वेनेजुएला से और अमेरिका से? हम भी खरीदेंगे ईरान से। अपना दम नहीं है तो उनको देख के ही कर लो, उस पर बात नहीं करेंगे, उस चीज पे बात बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं हेमंत जी, इसमें एक पेच ये भी है, इसमें एक पेच ये भी है, कल की तारीख में सुप्रीम कोर्ट से, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही ये फैसला आता है, डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी वायरल हो रहा है तेजी से। वो सीधे तौर पे ये तो कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका की डील पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा लगता है जैसे वो डिसाइड करेंगे कि प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली वही करेंगे, वो हर चीज कमाल कर रहे हो दूसरा, आप। वो इसका मतलब ये, डील के हाँ, फ्रेमवर्क से लेके सब कुछ वही तो तय कर रहे हैं, आप क्या तय कर रहे हो? ठीक बात है, सब कुछ वही कर आपके रहे पल्ले क्या है? हैं। हाँ, इसका, और वो इस बात को भी बकायदा रिपीट करते हैं। वो कहते हैं कि हमने स्थिति को पलट दिया है, पहले भारत को हम टैरिफ दिया करते थे, अब भारत के ऊपर हमने टैरिफ लगाया, हमें भारत को टैक्स नहीं देना है। ये खुल करके वो कह रहे हैं, ये हाँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो क्या है? और राहुल गांधी क्या गलत कह रहे हैं फिर, या नहीं यूथ नहीं कुछ कांग्रेस भी। ने क्या गलत? हाँ। भाई साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बढ़ाने की माहिर है। ये डील क्यों हुई थी, 2 तारीख को, ये भी जानकारी होगी ना आपको, कि 1 तारीख को जिस तरीके से राहुल गांधी ने नारावणी की किताब पर सवाल पूछ लिए, एप्स्टीन पे सवाल पूछ लिए, तो फिर कहां छुपे? तुरंत उसको फोन किया ट्रंप को कि हम सहमत हैं। उस भाई ने फ्रेमवर्क जारी कर दिया, साथ में एक चिट्ठी जारी कर दी व्हाइट हाउस की वेबसाइट पे कि भारत अगर ईरान अमेरिका रशिया से तेल खरीदेगा तो हम नजर रखेंगे, और अगर कुछ ये लोग हैं जो नजर रखेंगे, अगर कुछ भी गड़बड़ की भारत ने तो मुझे दोबारा से सारा टैरिफ लगाने का अधिकार होगा। ये भी साथ लिखा। उसके बाद मोदी जी उनका धन्यवाद करते हैं रीट्वीट करके, एक देश को कुछ नहीं बताते हैं कि क्या डील हुई है, क्या फ्रेमवर्क है, क्या उसकी निटिग्रिटीज है, क्या उसके अंदर है। 3 तारीख को सुबह सुबह संसद में जाके माला पहन लेते हैं एनडीए के सहयोगियों से, माला पहनी, ऑप्टिक्स हुई, आगे बढ़ गए। ये मोदी जी की यूएसपी है, अपने को सीखना चाहिए उनसे कि बिना सवालों के जवाब दिए जिस चीज पे आपकी घोर निंदा होनी चाहिए उस चीज पे वो माला पहन सकते हैं। सीज फायर के बाद उन्होंने देश को बाद में संबोधित किया। पहले कहां पहुंचे वो? आदमपुर एयरबेस के ऊपर, और वहां लड़ाकू जहाजों और S-400 के साथ फोटो खिंचवा रहे थे बैकड्रॉप के अंदर। और ट्रंप भाई ने 76 बार ये कह दिया कि वो युद्ध में रुकवाया था। याद रखिएगा इस बात को। उनका आज का भी जो ट्वीट है उसमें भी बाकायदा कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के आग्रह पर मैंने हस्तक्षेप किया। वो ट्वीट भी दिखवा दीजिएगा दर्शकों को, मैं भेज दूंगा आपको। वो भी बड़ा जरूरी है दिखाना कि कितने क्रांतिकारी है ये, वो समझ में आ जाएगी सारी बात। मैं भी भेज दूंगा आपको, दर्शकों को जरूर दिखवाइएगा, वो बड़ा जरूरी है। उसमें बाकायदा रेड मार्क किया हुआ और ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर है। वो मैंने कंट्रोल रूम को भी भेज दिया है और आपको भी भेज दिया है, बाकायदा रेड उसके अंदर वो है, वो लगवा दीजिएगा उसके अंदर। बाकायदा रुकवाइएगा भी उसको ताकि लोग पढ़ लें कि ट्रंप किस तरीके से इनके स्वाभिमान को 4 चांद लगा रहा है सुबह शाम, और इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। अगर आप मुझे कहें तो मैं पढ़ता हूं जरा उसको। प्रधानमंत्री ट्रंप साहब का ये ट्वीट है, उसमें ये कहते हैं, एक मिनट, thousands of people dying each and every week out of friendship and respect for Prime Minister Modi, and as per his request effective immediately we agreed to a trade deal। प्रधानमंत्री की ट्रेड डील से जो है मैं तुरंत सहमत हुआ, पर भारत के प्रधानमंत्री ने आग्रह किया और वो तुरंत सहमत हो गए। ये ध्यान रखिएगा। तो मोदी जी के आग्रह पर कुछ भी करने को ट्रंप तैयार है। शुरुआत कहां से करते हैं कि मोदी जी महान है, इज ए ग्रेट मैन, इज फैंटास्टिक मैन। ये देख लीजिए, ये यूक्रेन वार के बाद जिस तरीके की पूरी परिस्थिति है उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ट्वीट किया है। वो अपने सीज फायर को लेकर के कितनी बार वो क्या क्या कह चुके हैं वो मुझे आपको रिपीट करने की जरूरत है नहीं, देख लीजिए। ठीक बात है हेमंत जी। एक चीज तो एस्टैब्लिश होती हुई नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक दबाव है। दबाव क्यों है, किस लिए है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर जानते हैं, या फिर कि अंदर खाने के लोग भी बेहतर जानते हैं। अगर दबाव नहीं होता तो आज की तारीख में हरदीप पुरी जैसे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में नहीं होते। जब विश्व में जगह जगह इस्तीफे हो रहे हैं उस वक्त पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदीप पुरी को उनका जन्मदिवस विश करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वक्त समूचा विपक्ष और देश में जिंदा दिमाग के लोग, मैं जनता दिमाग के लोग ही कहूंगा, वो लोग कम से कम इस्तीफा मांग रहे हैं। हालांकि कुछ भक्त भी हैं जो बड़ी तेजी से पलट गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि भैया हरदीप पुरी से तो पीछा छुड़ा लो,
नहीं छुड़ाओगे तो कहीं ऐसा ना हो तुम ही चले जाओ, तुम भी नहीं बचोगे। लेकिन अब जरा राहुल गांधी के चलते चलते जरा राहुल गांधी के ऊपर इस तरीके के जो केसेस चल रहे हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं। हालिया दिनों में हमने 2-3 केसेस का असर देखा है। जनवरी के बीच में ही खबर आई, जनवरी के अंत में, कि जो सिटीजनशिप वाला मामला था एस विघ्नेश सिसिल का, उसको लखनऊ की बेंच ने खारिज कर दिया। इसके बाद अमित शाह मानहानि मामला, कल की तारीख में राहुल गांधी ने वहां पर जाकर के अपना पक्ष रखा है और वो केस भी अब उस दिशा में बढ़ चला है कि उसका हश्र मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी सरने मामले जैसा होने जा रहा है, क्योंकि उसमें भी राहुल गांधी ने कल तमाम तथ्य रखे हैं और बाकायदा उनके वकील से बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई ये सारे सबूत हैं, ये सारी खबरें हैं, इन सारी खबरों के आधार पे राहुल गांधी ने ये बयान दिया था। तो क्या शर्म नहीं आती है? हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाहे जितने भी केस खारिज होते रहे, एस विघ्नेश से सिर्फ एक केस खारिज होगा, दूसरा केस दर्ज करा देंगे, तीसरा केस दर्ज करा देंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म नहीं आती है कि बार बार वो व्यक्ति वो केसेस से बाहर निकल रहा है और आप बार बार उसके ऊपर एक नया केस जो है ला करके थोप दे रहे हो? या फिर कि ये एक टैक्टिस है कि राहुल को किसी भी तरीके से तो डिरेल करो, नहीं नहीं राहुल को इसी उसको में दौड़ाते रहो? हाँ। देखिए जीवन में एक चीज होती है सैडिस्टिक प्लेजर, कि आपको पीड़ा देकर के मुझे आनंद की अनुभूति होती है। वो जो भाजपा और संघ है उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। ठीक, उस पूरी स्थिति को सैडिस्टिक प्लेजर की अपनी भावना को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह की चीजें करते रहते हैं। मैं वही तो आपको कह रहा था कि सोचिए मेरे और आपके ऊपर अगर 32 केस हो तो क्या गत बने, और कोई काम बचेगा ही नहीं जीवन में, केवल अदालतों के चक्कर ही काटने पड़ेंगे। उनको तो लीडर ऑफ अपोजिशन, उनको तो एग्जेम्पशन भी मिलेगी कोर्ट में पेश होने से। तो ये इन लोगों का एक बाकायदा एक इकोसिस्टम है, एक ही मामले के ऊपर 10 कोर्ट्स के अंदर केस दायर करते हो अलग अलग। लगता कुछ है नहीं, सारा सिस्टम अपना है, संसाधनों की कोई कमी नहीं। आप तो कंप्लेनेंट हो, एक बार कंप्लेंट दर्ज करा के छुट्टी होगी, अगला आदमी घिसटता रहेगा 12-12 साल, 14-14 साल। तो ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन राहुल गांधी इन चीजों से ना तो डर रहे हैं और ना वो डरने वाले हैं। ये वो बात एक से ज्यादा बार कह चुके हैं। इनको अपना करने दीजिए, वो अपना कर रहे हैं। कुल मिलाकर के देश सारा देख रहा है कि कौन डरता है, किससे डरता है, क्यों डरता है। डरता वो है जो केस फाइल करता है जाकर के, वरना सवालों के जवाब दो। सवालों के जवाब नहीं है तो इस तरह के लंपटबाजी करो। संसद के अंदर सांसद को धक्का दे दिया, सांसद आरएमएल में दाखिल है, गंभीर है, राजनाथ उससे मिलने जा रहे हैं, भाजपा के नेता मिलने जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने पर्चा दर्ज कर लिया, फिर क्या हुआ उसका? वो सीसीटीवी फुटेज दिखा दी क्या? वैसे तो स्पीकर के कमरे के अंदर की सीसीटीवी फुटेज दिखा दी चैम्बर के, और वो फुटेज नहीं दिखाई। दिखाओ, दिखाओ तो पता लगे वो केस कहां गया, किसी को नहीं पता। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। इन चीजों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। देखना केवल इतना है कि देश की जुडिशरी इन चीजों को लेकर के एक खास अंदाज में काम कैसे कर रही है। और रात को जो फैसला आया है उसके बाद आपको एक ही चीज समझनी पड़ेगी कि जुडिशरी का असली रोल क्या है, वो अमेरिका की अदालत ने दिखाया है। 6-3 का फैसला अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ, जिसके अरबों डॉलर की रिप्रकशन से, जो पैसा उन्होंने चार्ज किया है उसका क्या होगा, वापस करेंगे क्या करेंगे, उन्होंने उसका नहीं, उन्होंने देश के कानून को ऊपर रखा और कहा 200 कि जी, उन्होंने क्या कहा कि राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं है, ये अधिकार संसद का है, कांग्रेस का है, और उनका फैसला सिरे से खारिज कर दिया। और वो कौन से जज हैं ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अमेरिका के अंदर आमतौर पर माना जाता है कि जोन सी पार्टी सरकार में हो, जिस जज को लगाती है वो उसी से अलाइंड माना जाता है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में 9 जज हैं इस समय, उनमें से 6 रिपब्लिकन्स के हैं, और उसके बावजूद भी 9 में से 6 ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया, 3 ने पक्ष में फैसला दिया, और ये खारिज हुआ उनका। ये सोचिएगा आप कि जुडिशरी का क्या रोल होना चाहिए और क्या रोल है, और हम किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक बात है हेमंत जी, लेकिन हम किस दिशा में जा रहे हैं उसको लेकर के मेरे मन में चलते चलते एक आखिरी सवाल है, और ये सवाल जाहिर सी बात है सबसे ऊंची अदालत की तरफ ही जाएगा। फ्री बीच को लेकर अभी तमिलनाडु का मामला गया तो सूर्यकांत साहब भड़क गए और कहे कि पैसा कहां से आएगा। कुछ दिनों पहले उनकी ही अदालत में एक मामला गया था, पीके की पार्टी जनसुराज, वो गए तो पूछा आपके कितने वोट आ गए, क्या बकवास बातें कर रहे हो, आपको लोगों ने ठुकरा दिया तो आप फ्री बीच की तरफ। भाई जनसुराज की याचिका में क्या था कि चुनाव के वक्त, चुनाव के दरमियान पैसे दिए गए, इस वजह से वोट हुए, तो भाई चुनाव खारिज किया जाए। तो उस समय उनको फ्री बीज नहीं दिखा। हेमंता बिस्वा शर्मा युवाओं को 2-2 लाख रुपए बांट रहे हैं अभी। असम की कोई याचिका जाएगी तो हम देख लेंगे क्या होगा।
और हेट स्पीच मामले में तो 2 बार ऐसा हो चुका है, एक बार कपिल सिब्बल और एक बार बारह याचिकाकर्ता थे, कपिल सिब्बल उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे और एक बार अभिषेक मनु सिंघवी। वो भी हमने हस्त्र देखा कि क्या हुआ। कपिल सिब्बल से कह दिया गया कि आप टारगेटेड जा रहे हैं और अभिषेक मनु सिंघवी से क्या कहा गया वो तो आप जानते ही हैं। तो भाई सबसे ऊंची अदालत में इस तरीके के मानक गढ़े जा रहे हों, तो निचली अदालतों से उम्मीद लगा के रखने की जरूरत है क्या? क्या किया जाए? देखिए, बीइंग ए जर्नलिस्ट हमें एक चीज हुँ, को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें आशावादी रहना हाँ, जो हमारा जो प्रोफेशन है उसकी हुँ। हमारी ईमानदारी की बात है कि अगर वो हम तो हमें है, निराशावाद वो करेंगे आशा तो हमें है, तो आशा तो हमें है। तो हमारे को हमेशा आशावादी ही रहना पड़ेगा कि अभी हुँ, भी सारे का सारा मामला उतना नहीं हुआ है। आम हुँ, आदमी जिस तरीके से आवाज उठाने लगा है, विरोध के स्वर बुलंद होने लगे हैं, इनको समझ में आने लगा है और हो सकता है आने वाले समय के लिए आपको कुछ समय और ज्यादा खराब परिस्थिति महसूस हो, थोड़ी सी और ज्यादा, और हुँ, उसके बाद कोर्स करेक्शन का दौर आता है। तो हर चीज के लिए तैयार रहिए। हमारी पेशागत मजबूरी है कि हमें आशावादी ही रहना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि देश हमारी तरफ देखता है कि भाई आगे आने वाले स्टेज में हम कैसे देख रहे हैं। तो हुँ, कोई भी चीज, कोई सत्ता, कोई कुर्सी किसी की स्थायी नहीं है लोकतंत्र के अंदर। सब आने जाने वाला सिस्टम है। आप उसको कितना ही ज्ञानेश गुप्ता के जरिए वो करवा लो, लेकिन हुँ, अल्टीमेटली जो चीजें होंगी वो सारे देश को सुखद एहसास ही देंगी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। ये जो भी आप चेहरा देख के जो ये टीके कर रहे हैं ना, इलाज, बीजेपी आ जाए तो कुछ, उनका आ जाए तो कुछ, ये चीजें लंबी नहीं चला करती। एवरीथिंग हैज ए शेल्फ लाइफ। सिंपली आपने मोदी जी 56 इंची बन के आए थे ना, आज सब कुछ अपने आप एक्सपोज हो रहा है, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। जो हुँ, आदमी हुँ, ट्रंप के सामने मुंह नहीं खोल पाता, वो अभी भी विश्व लीडर बना फिर रहा है। तो आम आदमी हुँ, समझ रहा है ना कि किस तरह का डंका बज रहा था। सारी चीजें हुँ, देख ली, हर चीज एक्सपोज होगी, जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। और सत्ता तो सदा किसी की भी नहीं रही। राजशाही में भी राजा बदल जाया करते, ये तो फिर भी हुँ, कहने को लोकतंत्र है। बहुत जिम्मेदारी से मेरे शब्द सुनिएगा, कहने को लोकतंत्र है। ज्ञानेश गुप्ता जी का सहयोग रहा तो कोशिश ये करेंगे उस लेवल तक जाने की। उसके हुँ। बावजूद भी मैं आशावादी हूं कि हर चीज का एक अंत होता है। इस सब का भी अंत होगा और अच्छे दिन फिर से आएंगे। चलिए, अच्छे दिन फिर से आएँगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं वो वाले अच्छे दिन ना हों, जिसका वायदा कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उस दरमियाँ किया था, जब इस देश में यूपीए की सरकार थी। कम से कम इतना तो अधिकार मैं रखता हूँ कि ये बातें मैं कह सकूँ, आशावादी हम भी हैं और निश्चित तौर पे हमें आशा है, हम आशान्वित हैं कि चीज़ें बदलती हुई नज़र आएँगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत शुक्रिया हेमंत जी। नमस्कार।